हेलो एवरीवन, क्या आप गेट एक्सेल के एस्पायरेंट हैं और आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाई है। एग्जामिनेशन है 7 तारीख को, 7 फरवरी को, और इस समय समय बहुत कम बचा हुआ है। आपको ज़रूरत होगी एक ऐसी चेकलिस्ट की जिसमें से आपको पता चल सके कि कौन कौन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं आज आपको एक ऐसी चेकलिस्ट देने वाला हूँ, खासतौर पे गेट एक्सेल के लिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में गेट बीटी के लिए एक चेकलिस्ट इसके बाद आएगी। तो इस चेकलिस्ट से आपके 85% पेपर जो है वो यहीं से बनता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप गेट लाइफ साइंस के एस्पायरेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। अभी इन केस अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं भी हुई है तो इसको देखने के बाद जो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उन टॉपिक्स के ऊपर ख़ास ध्यान रख करके उसकी ज़रूर प्रिपरेशन करिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, क्योंकि समय बहुत कीमती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मैं ये चेकलिस्ट आपको देने वाला हूं वो 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद ये चेकलिस्ट आपको देने वाला हूं। इसके अलावा मैंने जो भी कोर टॉपिक्स हैं उनकी वेटेज, उनकी एनालिसिस करके आपको ये चेकलिस्ट देने वाला हूँ। सबसे पहला आपका ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए तैयारी का, अगर अभी भी आपकी तैयारी नहीं शुरू हुई है तो आपको कोर सेक्शंस के ऊपर ख़ास ध्यान देना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री, मॉल बायो, सेल बायो, यहाँ से आपका 60% पेपर बनता है। ये आपका मेजर इम्पैक्ट होना चाहिए इसके ऊपर, मेजर फोकस होना चाहिए इसके ऊपर। इसके अलावा जो भी मैं टॉप 50 टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ वो पीवीआईक्यू एनालिसिस के बाद बताने वाला हूँ, तो इन टॉपिक्स को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स के एरिया पे ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि एंजाइम काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, पॉपुलेशन बायोलॉजी। यहाँ पे आपका जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो वहाँ से क्वेश्चन आता है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि एक एक टॉपिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, एक एक सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं जिनके ऊपर आपको खास ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बायोकेमिस्ट्री में, सेक्शन बायोकेमिस्ट्री में, तो बायोकेमिस्ट्री लगभग लगभग हाईएस्ट वेटेज कैरी करती है आपके गेट एक्सेल के अंदर। 25 to 30% पेपर यहीं से बनता है और यहाँ पे 12 टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन आर्किटेक्चर। यहाँ पे प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी स्ट्रक्चर, और इसके अलावा इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, रामाचंद्रन प्लॉट से प्रोटीन के डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फिर आ जाते हैं एंजाइम काइनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। माइकलिस मेंटन से रिलेटेड क्वेश्चंस भूलिएगा नहीं, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट, वी मैक्स और के एम इंटरप्रिटेशंस जो आपके एंजाइम इनिबिशन में भी आगे काम आते हैं। ये हो गया एंजाइम इनिबिशन का टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चंस पक्का बनते हैं। फिर आ जाइए थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा टी और एस यानी कि एंट्रोपी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो आपके बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड थे। अब आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल तो मेजर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एटीपी की सिंथेसिस, यहाँ से इनहिबिटर्स के ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोनियोजेनेसिस पे भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और फिर फाइनली आते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में। इसके अलावा टेक्निक्स का जो पोर्शन है, जहाँ से आपको कंसंट्रेशन का पता चलता है कि कितना कंसंट्रेशन है कार्ब वगैरह का, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है बियर लैम्बर्ट लॉ के ऊपर। प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में क्रोमेटोग्राफी के अलग अलग जो टाइप्स हैं, साइज एक्सक्लूजन, आयन एक्सचेंज वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन, हिल कोएफिशिएंट का उसका जो ग्राफ होता है वहाँ से क्वेश्चन आता है। और अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में ट्रांस एमिनेशन, डी एमिनेशन और यूरिया साइकिल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को भूलिएगा नहीं, इनको ज़रूर याद रखिएगा। अब आ जाते हैं अपने सेक्शन नंबर बी के ऊपर। यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का पोर्शन आ रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते। इसके अलावा बीईआर और एनईआर, यहाँ से क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं। बेस एक्सीजन रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, अगर आपको प्रोसेस नहीं भी पता है तो कम से कम एंजाइम्स के बारे में आपको ज़रूर आइडिया होना चाहिए। इसके बाद आते हैं ओपरॉन मॉडल। लैक ओपरॉन कम से कम ज़रूर पता होना चाहिए। अगर टीआरपी ओपरॉन नहीं भी पता है तब भी दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चंस लैक ओपरॉन के ऊपर पूछे जाते हैं। फिर आते हैं क्रोमैटिन और एपिजेनेटिक्स। यहाँ पे मिथाइलेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हिस्टोन मॉडिफिकेशन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे जेनेटिक्स का टॉपिक है, यहाँ पे म्यूटेशंस एंड रिकॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे कि अलग अलग टाइप के म्यूटेशंस, साइलेंट म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन। ये तो गेट एक्सेल का फेवरेट पोर्शन है, यहाँ से लगभग लगभग हर 2-3 साल पे क्वेश्चन ये पूछते हैं। इसके अलावा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, म्यूटाजेनिक जो एजेंट्स हैं जैसे कि यूवी हो गया, एल्काइलेटिंग एजेंट हो गया, एमीज टेस्ट का प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है।
होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन या हॉलीडे जंक्शन उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा बहुत जो पोर्शन है आपने देखा होगा, वीडीजे चेन रिकम्बिनेशन के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जनरेशन के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है, इन्हांसर्स एंड साइलेंसर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा mRNA siRNA यानी कि RNA इंटरफेरेंस वाला जो पोर्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर अपने। फिर सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन पे आते हैं। सेल बायोलॉजी में सेल साइकिल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सीडीके, कौन सा साइक्लिन किस फेज़ में इस्तेमाल होता है उसके बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि G1S G2M चेक पॉइंट्स में क्या होता है, P53 का क्या रोल होता है। इसके अलावा अगर सिग्नल ट्रांसडक्शन की तरफ चलें तो GPCR और टायरोसिन काइनेज ये दोनों तो मेन हैं, इनको तो ज़रूर पढ़ के जाने की ज़रूरत है। फिर आते हैं साइटोस्केलेटन डायनामिक्स में एक्टिन का पोलराइजेशन और इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली और कौन सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एक्टिन के डीपॉलीमराइजेशन या माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली के ऊपर असर डालती हैं, इम्पैक्ट करती हैं, उसके बारे में क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं। फिर आते हैं रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, वेक्टर डिज़ाइनिंग, सीक्वेंसिंग, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा नॉर्दर्न, सदर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, इसके अंदर किस चीज़ की ब्लॉटिंग की जाती है, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। फिर आते हैं क्रिस्पर कैस के ऊपर, यहाँ पे गाइड आरएनए वगैरह के ऊपर, Cas9 के ऊपर, क्रिस्पर का कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इन टॉपिक्स को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और ये है माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड इकोलॉजी का टॉपिक। यहाँ से माइक्रोबायोलॉजी में ग्रोथ काइनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चंस निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं, जहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। आपको फॉर्मूला याद होगा, NT=NO×2⁴ वाला फॉर्मूला, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फिर स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑटोक्लेविंग वगैरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर। बैक्टीरियल जेनेटिक्स में कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, इस तरीके के क्वेश्चंस। फिर आप HFR को F- से क्रॉस करोगे तो क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। फिर एंटीबॉडी स्ट्रक्चर बहुत प्राइमरी टॉपिक है, इसको छोड़िएगा नहीं। MHC1 MHC2 क्लास और प्रेजेंटेशन कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर आते हैं इकोलॉजी और इवोल्यूशन के बारे में। यहाँ पे आपको पॉपुलेशन डायनामिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, R वर्सेस K सिलेक्शन, लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, कैरिंग कैपेसिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर आते हैं हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम के ऊपर। हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, इन दोनों के ऊपर हमें ध्यान देना है। फिर सिलेक्शन टाइप में डायरेक्शनल स्टेबिलाईजेशन, डिसरप्टिव स्टेबिलाईजेशन, सेक्शुअल सिलेक्शन, ये सारे के सारे तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इस पर रेगुलरली आते रहते हैं। फिर आपके NPP कैलकुलेशंस, एनर्जी पिरामिड, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग रेट्स, इसके ऊपर न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चंस आते हैं। फाइलोजेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर क्लॉक क्या होता है, पार्सिमोनी, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड्स में क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन, डिस्टेंस बेस्ड मेथड और आपका कैरेक्टर बेस्ड मेथड, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेगुलरली। तो ये हो गया माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड इकोलॉजी। अब मैं बात करता हूँ, अगर मुझे ऑर्डर या प्रायोरिटी देखनी है कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं पहले जाऊँ, फिर उसके बाद, तो जैसा कि मैंने बताया है कि ये 15 ईयर्स के पेपर के बेसिस पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री 30% वेटेज है, न्यूमेरिकल हैवी और फाउंडेशन मेटाबॉलिज्म का यहाँ पे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लगभग 25% वेटेज है। सेल बायोलॉजी लगभग 20% वेटेज है। बायोटेक्नोलॉजी का वेटेज 12% है और इसके अलावा सपोर्टिंग सेक्शंस जो हैं वो अगर जोड़ लें तो 13% कंबाइंड आता है सारा का सारा। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स जो हैं अगर आप टारगेट करके चल रहे हैं तो आपका पूरा मतलब मुझे लगता है 80-85-90% का पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी अगर आपको टॉप रैंक के लिए चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, 15 साल के पेपर का जो मैंने एनालिसिस आपको बताया है यहाँ पे, उस तरीके से चलिए। न्यूमेरिकल मास्टरी करने की ज़रूरत है। एंजाइम काइनेटिक्स न्यूमेरिकल बेस्ड है, थर्मोडायनेमिक्स न्यूमेरिकल बेस्ड है, पॉपुलेशन मॉडल्स जो आपका इकोलॉजी का पोर्शन है और पॉपुलेशन जेनेटिक्स वो आपका जो जेनेटिक्स का पोर्शन है, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल डेप्थ की अगर मैं बात करूं तो आपने जो टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे अगर, तो उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स में डेप्थ आएगी। यही बात मैंने यहाँ पर वीकली मॉक टेस्ट के बारे में भी लिखा हुआ है। जो ये टॉप मैंने 50 टॉपिक्स आपको बताए हैं, ये 85% ऑफ गेट एक्सेल क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे हैं। निश्चित जान लीजिए, अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर कमांड अभी भी बना लेते हैं तो आप 85% गेट के एक्सेल के पेपर को के सिलेबस को टारगेट कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन कंसिस्टेंसी अभी भी नॉन नेगोशिएबल है। आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए और आपकी न्यूमेरिकल्स के ऊपर कमांड होनी चाहिए।
अगर आप ये अभी भी कर पाएंगे तो मुझे लगता है आप अभी भी गेट एक्सेल आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी भी लगभग हमारे पास 1 महीने का समय है, तो आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनके ऊपर कमांड रखिए, और तो और जो भी आपका जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको प्राइमरीली इनको ज़रूर से पढ़ करके जाइए, इनको छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं गेट बायोटेक्नोलॉजी की चेकलिस्ट देने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।